हाँ तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पदार्थों का पृथक्करण, यानी कि किसी भी पदार्थ का कोई मिश्रण है, मिक्सचर है, तो उसमें से अलग अलग कैसे करें। जैसे कि चाय की पत्तियों को अलग करने के लिए हम चाय को चाय छलनी से छानते हैं। इसी प्रकार दूध में से दही या दही में से मक्खन निकालने के लिए हम उनको अलग करते हैं, यानी कि जो उपयोगी चीजें होती हैं उनको अलग करते देते हैं, जो अनुपयोगी चीजें होती हैं उनको अलग कर लेते हैं। अब जैसे कि आम अमरूद की टोकरी है, तो उससे आम अमरूद को अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, अमरूदों को अलग अलग छांट लेंगे तो आम और अमरूद अलग हो जाएंगे। ऐसे एक गिलास में कोई मिट्टी और नमक का मिश्रण भरा हुआ है तो उनको अलग करना पॉसिबल नहीं है, असंभव है। क्यों? क्योंकि उनकी शेप और साइज अलग है। इसका मतलब कि अगर कोई चीज़ शेप और साइज में अलग अलग होती तो हम उसको आसानी से पृथक कर लेंगे। तो यानी कि कोई भी चीज़ है, अगर उस जैसे कि आप पोहा खाते हो, उसमें मिर्ची होती है तो आप उसको उठा के साइड में रख देते हो। इसी प्रकार क्या नाम, कोई चावल है उसमें कंकड़ पत्थर होते हैं तो उसको अपने हाथ से चुनकर अलग कर लेते हैं, यानी कि ये क्या हो गया, पृथक्करण करने का एक तरीका हो गया। अब कोई दाल है उसमें कुछ भी कंकड़ पत्थर है, अनुपयोगी पदार्थ है, तो हम उसको अलग कर लेते हैं। आपने देखा हो घर पर मम्मी दाल साफ करती है, गेहूं साफ करती है, तो उसमें क्या करती है, कंकर होती है, सूखी भूसी होती है, टूटे हुए तिनके होती है, उनको अलग कर देती है। इससे क्या होता है कि उसको हस्तचयन की विधि कहते हैं। तो क्या होते हैं, पदार्थ जो होते हैं ठोस, द्रव और गैस कोई भी रूप में हो सकते हैं। अब एक होती है हस्तचयन, ठीक है, उसमें से तो क्या होते हैं, हम मिट्टी के कण, पत्थर के कणों को अलग कर लेते हैं। अब दुकान में कोई पैकेट लेके आते हैं, उसके अनकण जो होते हैं उनको अपने उन अनकणों को, उसमें से अगर कंकड़ पत्थर को अलग कर जाए तो हम उनको बीनकर अलग कर देते हैं। अब खेत खलिहानों में आपने गेहूं के, चावल के सूखे गट्ठर देखे होंगे, तो उससे क्या होते हैं, उनको धूप में सुखाया जाता है ताकि उनकी डंडी पर जो अनकण लगे होते हैं उनको अलग किया जा सकते। अब किसान जो होते हैं अनकणों को सूखे पौधों के इतने गट्ठरों से अनाज को कैसे पृथक करता है, तो इसके लिए क्या करते हैं कि आम अमरूद के वृक्षों से तोड़ा जैसे आम तथा अमरूदों को वृक्ष, परंतु अनकण आम और अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनको इनकी डंडियों से तोड़ना असंभव होता है। अनकणों की उनकी डंडियों से कैसे पृथक किया जाता है, सूखे पौधों की डंडियों से अनकणों तथा अनाज को पृथक करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। थ्रेसिंग मीन्स उसको अनकणों को अलग करना है। इस प्रक्रिया में डंडियों को पीट कर अनकणों को पृथक किया जाता है। कभी कभी थ्रेसिंग का कार्य बैलों की सहायता से भी किया जाता है। अत्यधिक मात्रा में के अनकणों को पृथक करने के लिए थ्रेसिंग मशीन का भी प्रयोग किया जाता है। आपने क्या है कि रेत और बुरादा है, एक स्थान पर गिरते हैं, तो ऐसा कोई क्या होता है कि वायु के द्वारा कुछ जो होते हैं वो दूर गिर जाते हैं, कुछ पास गिर जाते हैं। इसको क्या कहते, इसमें किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करने की क्रिया को क्या कहते हैं, निष्पावन कहते हैं। निष्पावन का उपयोग क्या होता है, पवनों तथा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। और साधारणतः किसान इस विधि का प्रयोग हल्के भूसे को भारी अनकणों को पृथक करने के लिए करता है। वो क्या होता है कि हाथ की दिशा में, हवा की दिशा में उसको ऊपर से उड़ाते हैं, कंधे से ऊपर से लेकर, जिससे क्या होता है, भूसी तो दूर गिर जाती है और जो अनाज होता है वो पास में गिर जाता है। अब सूखे रेत अथवा लकड़ी के बुरादे, सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाओ और इस मिश्रण को किसी प्लेट या समाचार के पत्र के पर रखेंगे। मिश्रण को आसानी ध्यान से देखो तो उन दोनों को आसानी से पृथक कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के अवयव कणों में शेप और साइज में भिन्नता होती है, इसलिए उनको अलग कर सकते हैं। अब जैसे कि भूसे के हल्के कण जो होते हैं
वो पवन के साथ दूर चले जाते हैं और जो अनकण होते हैं, भारी होते हैं, वो पास में गिर जाते हैं। अब होते हैं एक चालन। कभी कभी हमें आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है, तो इसमें उपस्थित चोकर तथा अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि आटे को छालनी से छनते हैं। आटे के छोटे कण चालनी के छिद्रों द्वारा निकल जाती है और बड़ी अशुद्धियां छलनी के ऊपर रह जाती है। अब आटे की मिल में गेहूं को पीसने से पहले पत्थर तथा भूसे जैसी अशुद्धियों को हटाया जाता है। साधारणतः गेहूं की बोरी को एक तिरछी चालनी पर डाला जाता है। चालन द्वारा पत्थर, डंडिया तथा भूसा जो निष्पावन तथा थ्रेसिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं, वह दूर हो जाता है। अब बड़े बड़े चालनों को भवन निर्माण वाले स्थानों पर रेत से कंकड़ तथा पत्थर पृथक करने के लिए भी उपयोग में आप लोगों ने देखा होगा। अब कक्षा में एक छलनी द्वारा थोड़ा सा आटा घर में लाओ, घर से लाओ और उसको छानो। अब चाक का पाउडर बनाओ और आटे में मिला दो। तो क्या वो दोनों अलग होंगे? नहीं, पर क्या इस मिश्रण को चालन करना पड़ेगा जिससे कि उनको अलग कर सकते हैं। अब होते हैं कि उनके माप में अंतर होगा तो उनको आसानी से अलग किया जा सकता है। जैसे कि अवसादन है, निस्तारण है, निस्यंदन है। कभी कभी हम मिश्रण के अवयवों को निष्पावन तथा हस्तचयन द्वारा पृथक नहीं कर सकते। जैसे कि चावल है तथा दाल में धूल होती है, मिट्टी के हल्के कण होते हैं। अब हम उनको कैसे दूर करेंगे? तो क्या करते हैं, आपने घर पे देखा होगी, चावल है, दाल है, उनको पकाने से पहले मम्मी क्या करती है, जल से धोती है, पानी से धोया जाता है, जिससे क्या होता है कि अशुद्धियां उससे पृथक हो जाती है। जो अशुद्धियां होती है वो पानी में चली जाती है और नीचे चावल रह जाता है। अभी मिश्रण में से जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठने को क्या कहते हैं? अवसादन कहते हैं। जब क्या होता है कि चावल है, दाल है, उसमें हम पानी मिलाएंगे तो जो भारी मिट्टी के कण होंगे, कंकड़ पत्थर होंगे, वो क्या होंगे? नीचे रह जाएंगे। इसको अवसादन कहते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को क्या कहते हैं? निस्तारण कहते हैं। अवसादित मिश्रण हो गया, उसको बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित बाहर निकालने को क्या कहते हैं? हम निस्तारण कहते हैं। अब हमें एक ऐसे मिश्रणों का पता लगे जिसमें अवयवों को अवसादन तथा निस्तारण विधि द्वारा पृथक किया जाता है। जैसे कि मिट्टी और जल का मिश्रण, अघुलित पदार्थ। तो इससे क्या होता है कि मिट्टी और जल को मिश्रण में से उसको हिलाए बगैर अलग किया जाता है, तिरछा गिलास करके। यही सिद्धांत ऐसे द्रवों को मिश्रण को पृथक करने में उपयोग ले जाते हैं जो आपस में मिश्रित नहीं होते। जैसे कि तेल है तथा जल को उनके मिश्रण से इसी विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। यदि द्रव के ऐसे मिश्रणों को कुछ समय के लिए रखा रहने दे तो वे दो पृथक पृथक परतों में बंट जाती हैं। आइए फिर से ठोस तथा द्रव के किसी मिश्रण पर विचार करते हैं। चाय तैयार करने के बाद आप चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए क्या करते हैं? उसको छलनी से छान देते हैं। इसको अब निस्तारण विधि का प्रयोग करके देखते हैं। इसके द्वारा कुछ सहायता मिलती है, परंतु क्या आपको चाय में कुछ पत्तियां अब भी मिलती है? चाय को एक छन्नी में छान लेंगे तो चाय की सारी पत्तियां छलनी में रह जाएगी। इसको क्या कहते हैं? फिल्टर करते हैं, निस्यंदन कहते हैं। जिससे क्या होगी? चाय की पत्तियां छलनी के ऊपर रह जाएगी और चाय अलग हो जाएगी। अब हम सभी को हर समय पीने के लिए सुरक्षित जल मिलता है। कभी कभी नालों में गंदा पानी भी आता है। तालाबों तथा नदियों से एकत्रित किया गया जल भी गंदा हो सकता है, विशेषकर बरसात के बाद। तो इसमें से हम अशुद्धियों को कैसे अलग करें? तालाब या नदी का जल पंकिल जल लीजिए, यानी कि गंदा जल। यदि यह न मिल सके तो एक गिलास में थोड़ी मिट्टी मिला दिए, इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। क्या गिलास की तली में कुछ मिट्टी बैठ गई है? अब जल को बिना हिलाए गिलास को थोड़ा तिरछा कीजिए। इस गिलास के ऊपर के जल को दूसरे गिलास में उड़ेल लीजिए। या दूसरे गिलास में जो जल आया है वो थोड़ा साफ हो गया। निस्यंदन, इसका निस्यंदन किया जाएगा। तो चाय वाली छलनी से ये काम कर सकते हैं। कपड़े की सहायता से भी जल को छाना जा सकता है। कपड़े के टुकड़े में बने हुए तागों के बीच में छोटे छोटे छिद्र या रंध्र होते हैं।
कपड़े के इन्हीं छिद्रों का उपयोग निस्यंदक के रूप में किया जा सकता है, मीन्स की छाननी के रूप में किया जा सकता है, जिससे कि हमें शुद्ध जल प्राप्त हो जाएगा। यदि जल अब भी गंदला है तो अशुद्धियों को फिल्टर पत्र द्वारा निस्यंदित करते हैं, मतलब कि फिल्टर करते हैं, जिसमें भी कई रंध्र होते हैं। फिल्टर एक ऐसा निस्यंदन जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं। फिल्टर पत्र के उपयोग से संबंधित विभिन्न चरण देखते हैं, जैसे फिल्टर पत्र को शंकु के रूप में, एक कोण के रूप में मोड़कर कीप में लगा देते हैं। इसके पश्चात मिश्रण को फिल्टर पत्र के ऊपर उड़ेलते हैं। मिश्रण के जो छोटे ठोस कण होते हैं वो छिद्रों से गुजर नहीं पाते और वो फिल्टर के ऊपर ही रह जाते हैं। साधारणतः फल तथा सब्जियों के रसों को पीने से पहले उन्हें बीजों तथा ठोस कणों को पृथक किया जाता है। तो आपने घर में देखा होगा कि मौसमी अनार का जूस बनाया जाता है तो उसको कपड़े से छान दिया जाता है, जिससे क्या है, ठोस कण ऊपर रह जाते हैं और द्रव जो होता है नीचे चला जाता है। अब पनीर बनाने के लिए दूध उबालने से पहले उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है। इससे पनीर के ठोस कण जो होते हैं तथा द्रव का मिश्रण प्राप्त होता है। अब पनीर को पृथक करने से पनीर तो कपड़े पर रह जाता है और जो द्रव होता है, जो अनुपयोगी पदार्थ होता है, वो नीचे चला जाता है। इस अब हम करते हैं वाष्पन। एक बीकर में क्या लेंगे, थोड़ा सा जल लेंगे, उसमें 2 चम्मच नमक डालेंगे और उसको अच्छी तरह हिलाएंगे। इस हमने मिश्रण से जल और नमक को पृथक करने के लिए वाष्पन की प्रक्रिया का प्रयोग किया। जल को उसके वाष्प में परिवर्तित चेंज करने की क्रिया को, प्रोसेस को क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं, वेपोराइजेशन। तो अब आप बताइए कि नमक कहाँ से आता है। नमक समुद्र से आता है। नमक यानी कि लवण होता है। तो इन्हीं लवणों में से एक लवण साधारण नमक होता है। जब समुद्र के जल को बड़े बड़े गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। कुछ समय बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है और जो ठोस लवण होता है वो नीचे बच जाता है, जिसको हम साधारण नमक कहते हैं। अब हमने पदार्थों को पृथक करने की कुछ विधियों के बारे में अध्ययन किया है। प्राय किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों को पृथक करने में केवल एक विधि का प्रयोग पर्याप्त नहीं होता। इस स्थिति में हमें एक से अनेक अधिक विधियों का प्रयोग करना पड़ता है। तो हर कार्य को करने के लिए अनेक विधियां होती हैं। अब जैसे कि रेत और नमक का मिश्रण लेंगे, इसे आप कैसे पृथक करेंगे। हस्तचयन विधि द्वारा इसके पृथक्करण की विधि व्यवहारिक नहीं होगी, क्योंकि रेत और नमक के जो कण हैं वो शेप और साइज में समान है, तो उनको हम अलग नहीं कर सकते। इस मिश्रण को हम बीकर में रखेंगे, इसमें कुछ जल मिलाकर इसके बाद बीकर को कुछ समय के लिए एक और रख देंगे। क्या आप देखते हैं रेत बीकर की तली में बैठ गया है। इसे निस्तारण या निस्यंदन द्वारा पृथक कर सकते हैं। निस्तारित द्रव में क्या होता है कि इस जल में वही नमक है जो आरंभ में मिश्रण में था। अब एक धातु की प्लेट लेंगे जिस पर कुछ बर्फ रखी होगी। प्लेट को केतली की टोंटी के नीचे पकड़ कर रखेंगे। केतली के सारे जल को भाप में बदलने देंगे। जब भाप बर्फ से ठंडी की प्लेट के संपर्क में आती है तो वह संघनित होकर द्रव जल बन जाती है। प्लेट के नीचे से बूंद बूंद होकर नीचे गिरने वाला यह जल संघनन द्वारा भाप बनना है। जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। जल वाष्प से जब वापस द्रव यानी कि जल प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं संघनन। क्या आपने कभी जिस पात्र में दूध को थोड़ी देर पहले उबाला उस पर ढकी प्लेट पर संघनित जल की बूंदों को देखा है। आपने देखा होगा, पानी गर्म करते हैं, दूध गर्म करते हैं, उसके ऊपर हम प्लेट रख देते हैं और जैसे ही दूध उबलता है तो थोड़ी देर बाद प्लेट को उठाकर देखते हैं तो उसके ऊपर छोटे छोटे पानी की बूंदें होती है। ये क्या होते हैं, वाष्प होती है, जो कि दूध और पानी की जो भाप बनी उससे उड़ा वो वाष्पित हो गया और वो वाष्पित हो गया संघनन के द्वारा पानी में बदल गया। जब सारा जल वाष्पित हो जाता है तो फिर केतली में पीछे क्या छूट जाते हैं। हमने मिश्रण में नमक, रेत तथा जल को निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन, संघनन की विधियों द्वारा पृथक किया है। रेत से नमक की पुनः प्राप्ति की समस्या है। अब रेत से नमक वापस कैसे प्राप्त होगा। तो रेत से नमक प्राप्त करने के लिए, क्योंकि दोनों शेप और साइज में बराबर हैं, तो या तो हम रेत में नमक एक्स्ट्रा मिलाएंगे या नमक में रेत एक्स्ट्रा मिलाएंगे। तो नमक को पुनः प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे कि उसको जल में डाल देंगे।
अब रेत और जो नमक का मिश्रण है उसको जल में डाल देंगे। इससे क्या होगा कि वो जो नमक रेत होगी वो नीचे बैठ जाएगी और नमक जो है घुल जाएगा। पर इससे क्या हुआ कि अलग नहीं हुआ। तो हम उसको कैसे अलग करेंगे कि उसमें नमक की मात्रा अधिक मिला देंगे। तो नमक की मात्रा अधिक मिलाने से नमक एकदम उसमें घुल जाएगा और रेत जो है वो नीचे बैठ जाएगी। तो इस तरह हम उसको रेत और नमक को अलग कर लेंगे। अब इस कार्य के लिए आपको एक बीकर अथवा गिलास, उसमें 1 चम्मच नमक जल की आवश्यकता होगी। आधा कप जल बीकर में उड़े लिए 1 चम्मच नमक इसमें डालकर तब तक हिलाइए जब तक ये पूरी तरह न घुल जाए। अब फिर 1 चम्मच नमक डालिए, भली भांति उसमें फिर हिलाइए। इससे क्या होगा कि जब तक नमक उसमें घुलता जाएगा हम मिलाते जाएंगे। तो एक अवस्था ऐसी आएगी कि जब नीचे नमक बच जाएगा, यानी कि उसकी एक कंसिस्टेंसी है, उसकी एक वो है कैपेसिटी है जब तक कि नमक उसमें घुलेगा। इसको क्या कहते हैं कि संतृप्त विलयन बनता है। यानी कि जब तक वो घुलता है तब लास्ट में जब उसमें एक्स्ट्रा नमक आ गया तो वो नहीं घुलेगा, उसको वो कहते हैं संतृप्त विलयन। अब ये उसका लास्ट पॉइंट है, जबकि वो नमक घुलेगा उसके बाद नमक नहीं घुलेगा। तो ये क्या बताते हैं कि उसका मतलब क्या हुआ कि नमक तभी तक घुलेगा जब तक कि उसमें उसकी मात्रा है। अविलय नमक रेत के साथ मिला रह गया जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब हम क्या किसी अन्य उपाय द्वारा जल की उसी मात्रा से संतृप्त विलयन बनने से पूर्व पहले से अधिक नमक घोला जा सकता है। तो संतृप्त विलयन बनने से पहले तो नमक घोल सकते हैं, पर संतृप्त विलयन बनने के बाद उसमें नमक एक्स्ट्रा नहीं घोल सकते। इसको क्या कहते हैं? असंतृप्त विलयन, जब उसमें नमक और अधिक नहीं घुलेगा। इस विलयन को अब गर्म विलयन को ठंडा होने देंगे। क्या बीकर की तली में नमक पुनः बैठता दिखाई देता है? ये सुझाता है कि गर्म करने पर नमक की अधिक मात्रा घोली जा सकती है। अब 2 गिलास लीजिए, प्रत्येक में आधा कप पानी भरिए, 1 गिलास में 1 चम्मच नमक मिलाइए और तब तक विलोड़ित कीजिए जब तक कि वह घुल न जाए। 1-1 चम्मच नमक की मात्रा विलयन संतृप्त होने तक डालें। नमक के चमचों की संख्या जो कि घोली गई है 5.2 में लिखिए। अब इस क्रियाकलाप को चीनी से दोहराइए। हमने पदार्थों के पृथक्करण की कुछ विधियों के विषय में चर्चा की है। हमने सीखा कि पदार्थ को द्रव में घोलने से विलयन बनता है। यदि विलयन में और पदार्थ न घुले तो वो क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन कहलाता है। तो ये क्या हुआ? आज हमने पढ़ा पदार्थों से पृथक्करण, यानी कि दूध से दही, मक्खन, थ्रेसिंग, निष्पावन, हस्तचयन, और लास्ट में हमने पढ़ा संतृप्त और असंतृप्त विलयन। तो हस्तचयन है, निष्पावन है, चालन है, अवसादन है, निस्तारण है, निस्यंदन, इससे हम अवयवों को पृथक कर सकते हैं। अनाज से भूसा, पत्थरों को हस्तचयन द्वारा पृथक कर सकते हैं। भूसा अनाज के भारी बीजों से निष्पावन विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं। किसी मिश्रण को उसके माप के आधार पर अलग कर सकते हैं। रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं, निस्तारण की विधि से पृथक कर सकते हैं। द्रव तथा उसमें अविलय पदार्थों के अवयवों को निस्यंदन से पृथक कर सकते हैं। किसी द्रव को उसी वाष्प में परिवर्तित करने को वाष्पन कहते हैं और जब वो ठंडा हो जाता है तो उसको संघनन कहते हैं। जब एक्स्ट्रा कोई भी चीज ना घुले तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। और किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक घोला जा सकता है। जल विलय पदार्थों की विभिन्न मात्राएं घोलते हैं। ओके, थैंक यू बेटा।